नमस्कार। आज की बातचीत में हम कॉर्पोरेट कानून के काफी अहम पहलू पर गौर कर रहे हैं। यह है कंपनियों द्वारा जमा की स्वीकृति, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज। हमारे पास कंपनी अधिनियम 2013 और इसके रूल से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। देखिए, कंपनियों को अपना काम बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत तो होती है और ये डिपॉजिट्स लेना उसका एक तरीका है। लेकिन साथ ही जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया है, मतलब जमाकर्ता, उनके हितों की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, कंपनियां किससे और कैसे जमा ले सकती हैं, क्या नियम कायदे हैं और अगर कोई गड़बड़ी हुई तो क्या होता है। बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि इन कानूनी बारीकियों को आसान शब्दों में समझें। आखिर ये जमा है क्या चीज, कौन सी कंपनियां आम जनता से पैसा ले सकती हैं और इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और इन्वेस्टर्स की सुरक्षा कैसे पक्की की जाती है। कानून का मकसद असल में इन दोनों चीजों में एक बैलेंस बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। कानून की नज़र में जमा या डिपॉजिट का मतलब क्या है? क्या कंपनी को मिला हर तरह का पैसा जमा मान लिया जाता है? अच्छा सवाल है ये। देखिए, एक्ट का सेक्शन 231 कहता है कि डिपॉजिट में कंपनी को मिला कोई भी पैसा शामिल है, चाहे वो जमा के तौर पर लिया गया हो, लोन के तौर पर या किसी भी और तरीके से। लेकिन हाँ, ये परिभाषा अपने आप में पूरी नहीं है, क्योंकि इसमें कई चीजें शामिल नहीं की गई हैं। असल बात यह है कि जमा एक ऐसी रकम है जिसे ब्याज के साथ वापस चुकाना होता है एक तय समय के बाद। ये सिक्योर्ड भी हो सकती है, मतलब किसी संपत्ति की गारंटी पर, या फिर अनसिक्योर्ड भी। अच्छा, आपने कहा कि कुछ चीजें जमा नहीं मानी जाती। ये जानना तो जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी पर कौन से नियम लगेंगे, है ना? बिल्कुल। क्या आप कुछ मुख्य उदाहरण बता सकते हैं कि किस तरह का पैसा जमा की कैटेगरी में नहीं आता? हाँ बिल्कुल। ये लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। रूल 21C में कई एक्सेप्शंस दिए गए हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है सरकारी या इंस्टीट्यूशनल पैसा, जैसे केंद्र या राज्य सरकार से मिला पैसा, या सरकारी गारंटी वाला कोई लोन, या किसी लोकल अथॉरिटी से मिली रकम। इसी तरह विदेशी सरकारों या मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से मिला पैसा भी जमा नहीं है, बस शर्त यह है कि वो फेमा के नियमों के तहत हो। ओके। और दूसरा ग्रुप है बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लिया गया कर्ज, मतलब किसी बैंकिंग कंपनी, एसबीआई या एनबीएफसी या पीएफआई से लिया गया लोन या कोई क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब जमा नहीं है। ठीक है। तीसरा ग्रुप है बिजनेस ट्रांजैक्शन से जुड़ा पैसा, जैसे मान लीजिए माल या सर्विसेज की सप्लाई के लिए एडवांस मिला, अगर उसका हिसाब किताब 365 दिन के अंदर हो जाए, या किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मिली सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये भी जमा नहीं है। अच्छा, ये तो नॉर्मल बिजनेस की बात हो गई। हाँ, चौथा ग्रुप है कंपनी के अंदरूनी या रिलेटेड सोर्सेज से आया पैसा, जैसे एक कंपनी का दूसरी कंपनी से लिया गया लोन, जिसे इंटरकंपनी डिपॉजिट कहते हैं, या फिर कंपनी के डायरेक्टर से लिया गया पैसा। हाँ, इसमें एक शर्त है कि डायरेक्टर को लिख कर देना होगा कि ये पैसा उसने कहीं और से उधार लेकर नहीं दिया है। और प्राइवेट कंपनीज में डायरेक्टर के रिश्तेदारों से मिला पैसा भी इसमें आ सकता है, कुछ शर्तों के साथ। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? हाँ, वो पांचवा ग्रुप है, जैसे कमर्शियल पेपर या सिक्योर्ड बॉन्ड और डिबेंचर। सिक्योर्ड मतलब जिनके बदले कंपनी ने अपनी कोई टैंजिबल एसेट गिरवी रखी हो। वो सूर्या लिमिटेड वाला उदाहरण याद है? उनके सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जमा नहीं माने जाएंगे। इसी तरह लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर भी जमा नहीं है, चाहे वो सिक्योर्ड ना भी हों। और हाँ, स्टार्टअप कंपनी को मिला 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कन्वर्टेबल नोट भी कुछ शर्तों के साथ जमा नहीं माना जाता, जैसे वो ग्रीडवुड लिमिटेड वाला केस था। और शेयर एप्लीकेशन मनी? छठा ग्रुप, शेयर खरीदने के लिए मिला पैसा, अगर शेयर 60 दिन के अंदर अलॉट हो जाते हैं तो वो जमा नहीं है। लेकिन अगर अलॉट नहीं होते और पैसा 15 दिन में वापस भी नहीं किया जाता, तब उसे जमा मान लिया जाएगा। समझ गए। और भी कुछ हैं, जैसे एम्प्लॉयज से ली गई सिक्योरिटी डिपॉजिट, उनकी सालाना सैलरी तक, या निधि कंपनियों, चिट फंड से मिला पैसा वगैरह। बाप रे, ये तो वाकई काफी लंबी लिस्ट है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कंपनियों के पास पैसा जुटाने के कई ऐसे रास्ते हैं जिन पर जमा वाले ये सख्त नियम लागू ही नहीं होते। ये समझना तो कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के लिए फायदेमंद है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल। सीधी सी बात यह है कि जो पैसा आम जनता की सेविंग्स का हिस्सा नहीं है, या जो पहले से ही किसी और रेगुलेटर जैसे आरबीआई या सेबी के दायरे में आता है, या जो नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा है,
उसे जमा के सख्त नियमों से बाहर रखा गया है। ठीक है। अब जब हमने समझ लिया कि जमा क्या है और क्या नहीं, तो अगला सवाल आता है, ये जमा कौन कर सकता है? मतलब जमाकर्ता या डिपॉजिटर कौन होता है? जमाकर्ता देखिए बेसिकली दो तरह के लोग हो सकते हैं। पहला, कंपनी का मेंबर या शेयर होल्डर जो अपनी ही कंपनी में पैसा जमा कर रहा है। दूसरा, आम जनता का कोई भी व्यक्ति, लेकिन वो सिर्फ एक खास तरह की कंपनी में ही जमा कर सकता है, जिसे कहते हैं एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी, ये क्या होती है? क्या हर कंपनी आम जनता से पैसा नहीं ले सकती? नहीं, हर कंपनी नहीं ले सकती। कानून यहाँ बहुत क्लियर है। रूल 21E कहता है कि एलिजिबल कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है और उसकी नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति कम से कम 100 करोड़ रुपए हो या फिर उसका सालाना टर्नओवर कम से कम 500 करोड़ रुपए हो। मतलब ये बड़े साइज की कंपनियां हैं। सिर्फ यही कंपनियां कुछ और शर्तें पूरी करने के बाद आम पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती हैं। इसके लिए उन्हें पहले अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब कम से कम 75% शेयर होल्डर्स की हाँ, और फिर उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी ROC के पास फाइल भी करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटी पब्लिक कंपनियां या फिर प्राइवेट कंपनियां आम जनता से सीधे जमा नहीं ले सकती। सही पकड़ा आपने। सेक्शन 73 सब क्लॉज 1 साफ कहता है कि कोई भी कंपनी सिवाय तय तरीके के पब्लिक से डिपॉजिट ना तो इनवाइट कर सकती है, ना एक्सेप्ट और ना ही रिन्यू कर सकती है। और जैसा हमने देखा, पब्लिक से डिपॉजिट लेने का जो तरीका है वो सिर्फ एलिजिबल कंपनियों के लिए ही है। हाँ, कुछ इंस्टीट्यूशंस को इन नियमों से छूट जरूर मिली है, जैसे बैंकिंग कंपनियां, NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जिन्हें NHB रेगुलेट करता है। अच्छा, क्योंकि उनके लिए अलग नियम होंगे। बिल्कुल, उनके लिए अपने अलग नियम हैं। ये नियम मुख्य रूप से नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल कंपनियों पर लगते हैं, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई या ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि अगर कोई कंपनी, चाहे वो एलिजिबल हो या ना हो, अपने ही सदस्यों यानी शेयर होल्डर्स से जमा लेना चाहे, तो उसका क्या प्रोसेस है? सेक्शन 73 इसी के बारे में है ना? हाँ, सेक्शन 73(2) मेंबर्स से जमा लेने की प्रक्रिया बताता है। इसके लिए कंपनी को कई कदम उठाने होते हैं। पहला, शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। दूसरा, सभी मेंबर्स को एक सर्कुलर भेजना होता है फॉर्म DPT-1 में। इसमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, क्रेडिट रेटिंग अगर लिए है तो, कितने डिपॉजिट पहले से हैं, ये सब जानकारी देनी होती है। ये रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या ईमेल वगैरह से भेजा जाता है। अच्छा। तीसरा, ये सर्कुलर मेंबर्स को भेजने से कम 30 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। चौथा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बनाना और उसमें पैसा रखना। हर साल 30 अप्रैल तक अगले साल जो डिपॉजिट मैच्योर होने वाले हैं, उनकी रकम का कम से कम 20% पैसा एक शेड्यूल्ड बैंक में इस खास अकाउंट में जमा करना होता है। ओह, ये तो एक तरह की सेफ्टी नेट हो गई जमाकर्ताओं के लिए। बिल्कुल, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट चुकाने के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। पांचवा, कंपनी को यह पक्का करना होता है कि उसने पहले कभी डिपॉजिट या ब्याज चुकाने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, और अगर किया भी था तो उसे सुधारे हुए 5 साल बीत चुके हों। यानी ट्रैक रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। हाँ जी। छठा, अगर डिपॉजिट सिक्योर्ड है तो कंपनी को अपनी एसेट्स पर चार्ज बनाना होगा। चार्ज मतलब बेसिकली अपनी कुछ संपत्ति गिरवी रखना, ताकि अगर कंपनी पैसा ना चुका पाए तो उस संपत्ति को बेचकर जमाकर्ता का पैसा लौटाया जा सके। और अगर अनसिक्योर्ड है तो ये साफ साफ बताना होगा। ठीक है, और जमा की अवधि कितने समय के लिए ले सकते हैं? 7वां पॉइंट यही है, जमा की अवधि कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 36 महीने यानी 3 साल हो सकती है। वो आर्पिटो स्वप्निल ट्रेडर्स वाले उदाहरण में यही बात थी कि अवधि इन लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए। और कोई कम अवधि का एक्सेप्शन? हाँ, 8वां पॉइंट, कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म जरूरतें पूरी करने के लिए 3 महीने से ज्यादा लेकिन 6 महीने से कम की जमा भी ले सकती है। लेकिन ऐसी जमा कुल मिलाकर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो स्वप्निल ट्रेडर्स वाला केस इसी 10% लिमिट के बारे में था। जी। और 9वां, कुल कितनी जमा ले सकते हैं? मेंबर्स से ली गई कुल जमा पुरानी बकाया मिलाकर कंपनी की पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम के 35% से ज्यादा नहीं हो सकती। बाप रे, तो काफी सारी शर्तें हैं मेंबर से जमा लेने के लिए भी। क्या प्राइवेट कंपनियों के लिए इसमें कुछ रियायतें हैं? वो तो आमतौर पर छोटी होती हैं। हाँ,
कुछ शर्तों को पूरा करने वाली प्राइवेट कंपनियों को कुछ नियमों में छूट दी गई है। जैसे ऐसी प्राइवेट कंपनियां जो अपने मेंबर से अपनी पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम के 100% तक जमा लेती हैं, यानी 35% वाली लिमिट से ज्यादा। या जो स्टार्टअप हैं अपने पहले 10 साल तक, पहले ये लिमिट 5 साल थी। या ऐसी छोटी प्राइवेट कंपनियां जिनकी उधारी कम है और जो किसी की एसोसिएट या सब्सिडियरी नहीं है। अच्छा, तो उन्हें क्या छूट मिलती है? इन कंपनियों को वो सर्कुलर जारी करने, रजिस्ट्रार के पास फाइल करने, रिजर्व अकाउंट बनाने जैसे कुछ नियमों से छूट मिल जाती है। लेकिन हाँ, उन्हें भी रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है कि उन्होंने कितनी जमा ली है। इसके लिए फॉर्म DPT-3 भरना होता है। चलिए, अब उन एलिजिबल कंपनियों पर आते हैं जो आम जनता से भी जमा ले सकती हैं। सेक्शन 76 इनके बारे में है। आपने बताया था कि इन्हें नेटवर्थ या टर्नओवर की शर्त पूरी करनी होती है। इसके अलावा और क्या खास करना होता है इन्हें? एलिजिबल कंपनियों को मेंबर्स से जमा लेने वाली सारी शर्तें जो सेक्शन 73(2) में हैं, जैसे रिजर्व अकाउंट बनाना, अवधि का ध्यान रखना वगैरह, वो तो पूरी करनी ही होती हैं। उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी हैं। जैसे कि पहला, वो नेटवर्थ 100 करोड़ या टर्नओवर 500 करोड़ का क्राइटेरिया। दूसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रजिस्ट्रार को बताना, जैसा हमने पहले बात की। तीसरा, उन्हें एक रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेनी होती है। ये रेटिंग कम से कम इन्वेस्टमेंट ग्रेड की होनी चाहिए, जो बताती है कि कंपनी की आर्थिक हालत ठीक-ठाक है। ये रेटिंग पब्लिक को बतानी होती है जब वो जमा के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं, और ये रेटिंग हर साल लेनी होती है। हर साल? ओके। चौथा, अगर वे सिक्योर डिपॉजिट ले रहे हैं तो 30 दिनों के अंदर अपनी टैंजिबल एसेट्स पर चार्ज बनाना कंपलसरी है। ये चार्ज डिपॉजिट अमाउंट और उस पर जो ब्याज देना है उसके बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। और ध्यान रहे, इनटैंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल या पेटेंट पर चार्ज नहीं बना सकते। ठीक है, और ट्रस्टी? पांचवा पॉइंट, डिपॉजिट ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट अनिवार्य है, खासकर अगर डिपॉजिट सिक्योर्ड है। ये ट्रस्टी डिपॉजिटर्स के हितों का ध्यान रखते हैं। कंपनी के डायरेक्टर, KMP या एम्प्लॉय ट्रस्टी नहीं बन सकते। राइट। और पैसे की लिमिट? छठा पॉइंट, जमा राशि की लिमिट्स थोड़ी अलग हैं। यहाँ एलिजिबल कंपनी मेंबर से अपनी पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम के 10% तक ही ले सकती है, और आम पब्लिक से मेंबर्स को छोड़कर 25% तक ले सकती है। यानी कुल मिलाकर वही 35% की लिमिट यहाँ भी लागू होती है। अच्छा, 10% मेंबर्स से, 25% पब्लिक से? हाँ, हालांकि अगर कोई एलिजिबल सरकारी कंपनी है तो वो कुल 35% तक जमा पब्लिक और मेंबर्स दोनों से मिलाकर ले सकती है। और सातवां, उन्हें पब्लिक को इनवाइट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट के रूप में सर्कुलर फॉर्म DPT-1 जारी करना होता है। ये एक अंग्रेजी और एक लोकल भाषा के अखबार में छपवाना होता है, जिनकी पहुंच उस राज्य में अच्छी हो जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी डालना होता है, और ये विज्ञापन भी जारी करने से 30 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। इस विज्ञापन की एक वैलिडिटी होती है। वो रे फार्मास्यूटिकल्स वाला मामला याद है? ये अगले AGM या फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने तक ही वैलिड था। अच्छा, तो ये नियम तो काफी डिटेल्स हैं। क्या कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जो सभी तरह की जमाओं पर लागू होते हैं, चाहे वो मेंबर से ली गई हों या पब्लिक से? हाँ, बिल्कुल। कुछ जनरल प्रोविजंस हैं जो हर कंपनी को मानने होते हैं जो डिपॉजिट लेती है। जैसे जॉइंट नाम, डिपॉजिटर मैक्सिमम 3 लोगों के नाम पर लिया जा सकता है, जॉइंटली या ईदर और सर्वाइवर मोड में। वो ABC वाला उदाहरण इसी का था। ठीक है। फिर नॉमिनेशन, डिपॉजिटर किसी को नॉमिनी बना सकता है ताकि उसकी डेथ के बाद पैसा नॉमिनी को मिल जाए। डिपॉजिट रिसीट, पैसा मिलने के 21 दिनों के अंदर डिपॉजिटर को रिसीट देनी होगी जिसमें सारी डिटेल्स हों। एक डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन करना होगा कंपनी को। इसमें हर डिपॉजिटर और उसकी जमा का पूरा ब्यौरा, नाम, पता, पैन, अमाउंट, ब्याज दर, मैच्योरिटी रेट, नॉमिनी वगैरह सब दर्ज होगा, और ये रिकॉर्ड कम से कम 8 साल तक रखना होता है। 8 साल तक, ओके। फिर प्रीमेच्योर रीपेमेंट, मतलब 6 महीने बाद लेकिन मैच्योरिटी से पहले डिपॉजिटर पैसा वापस मांग सकता है, लेकिन ऐसे में ब्याज दर 1% कम मिल सकती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। अच्छा। ब्याज दर और ब्रोकरेज पर भी लिमिट है। कंपनी जो ब्याज देगी या ब्रोकर को कमीशन देगी वो RBI द्वारा NBFCs के लिए तय लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती। एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा डिपॉजिटर से, जिसमें वो डिक्लेयर करे कि ये पैसा उसने उधार लेकर जमा नहीं किया है। ओके। और एक बार डिपॉजिट लेने के बाद कंपनी शर्तों में ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकती जिससे डिपॉजिटर का नुकसान हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी डिस्क्लोजर देना होता है। कंपनी को अपनी बैलेंस शीट में बताना होता है कि उसने डायरेक्टरों या उनके रिश्तेदारों से कितना पैसा लिया है जो जमा नहीं माना जाता। और पेनल्टी वाला इंटरेस्ट,
अगर कंपनी मैच्योरिटी पर पैसा मांगने के बाद भी नहीं चुकाती है तो उसे बकाया पीरियड के लिए 18% सालाना की दर से भारी ब्याज देना होगा। 18%? हाँ, और आखिर में रिटर्न फाइलिंग। हर कंपनी को, सरकारी कंपनियों को छोड़कर, साल में एक बार 30 जून तक फॉर्म डीपीटी 3 में रजिस्ट्रार को अपनी सभी जमाओं का और उन पैसों का भी ब्यौरा देना होता है जो जमा की परिभाषा में नहीं आते। ये 18% पीनल इंटरेस्ट तो काफी ज्यादा है। लगता है कानून चाहता है कि कंपनियां टाइम पर पेमेंट को बहुत सीरियसली लें। लेकिन अगर कोई कंपनी इन सब नियमों का पालन ही ना करे या जमा चुकाने में फेल हो जाए तो क्या होता है? आपने सेक्शन 76A का जिक्र किया था। हाँ, और सेक्शन 76A में दिए गए दंड बहुत सख्त हैं। ये इस मामले की गंभीरता को दिखाते हैं। अगर कोई कंपनी डिपॉजिट लेने के तरीके या शर्तों का उल्लंघन करती है, सेक्शन 73 या 76 के तहत, या मैच्योरिटी पर डिपॉजिट या ब्याज चुकाने में फेल हो जाती है, तो कंपनी पर जुर्माना लगेगा, कम से कम 1 करोड़ रुपए या जितनी डिपॉजिट रकम बकाया है उसका दुगना, इन दोनों में जो भी कम हो। और ये जुर्माना 10 करोड़ तक जा सकता है। और ध्यान रहे, ये जुर्माना मूलधन और ब्याज चुकाने के अलावा है। बाप रे, 1 करोड़ मिनिमम। और ऑफिसर्स? हाँ, दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। कंपनी का हर वो ऑफिसर जो इस चूक के लिए जिम्मेदार है, जिसे ऑफिसर इन डिफॉल्ट कहते हैं, उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही उस पर 25 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। 7 साल तक की जेल? ये तो बहुत ही सीरियस है। इससे साफ है कि नियमों का पालन न करने को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर यह साबित हो जाता है कि ऑफिसर ने जानबूझकर, मतलब फ्रॉड करने के इरादे से, कंपनी, शेयर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, क्रेडिटर्स या टैक्स अथॉरिटी को धोखा देने के लिए गड़बड़ी की है, हाँ, तो उस पर फ्रॉड के लिए सेक्शन 447 के तहत भी मुकदमा चल सकता है, जिसमें सजा और भी ज्यादा कठोर है। समझ गई। एक बात और, ये कानून तो 2014 में आया। उन डिपॉजिट्स का क्या हुआ जो कंपनियों ने इस कानून के लागू होने से पहले ली थी? तो उसके लिए सेक्शन 74 में प्रोविजन था। कंपनियों को अपनी पुरानी बकाया जमाओं की डिटेल्स रजिस्ट्रार को देनी थी और उन्हें या तो 3 साल के अंदर या उनकी ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट, जो भी पहले आए, तब तक चुकाना था। जरूरत पड़ने पर वे एनसीएलटी से पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांग सकती थी। पुरानी जमा ना चुकाने पर भी पेनल्टी का प्रोविजन था। तो कुल मिलाकर ये पूरी व्यवस्था काफी सोच समझकर बनाई गई लगती है। एक तरफ कंपनियों को फंड जुटाने का रास्ता दिया गया है, तो दूसरी तरफ जमाकर्ताओं के पैसे की सेफ्टी के लिए कड़े नियम और प्रोसेस बनाए गए हैं। जमा क्या है, क्या नहीं, कौन ले सकता है, कैसे, कितना, हर चीज को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। हाँ, और इन नियमों को ना मानने पर भारी दंड का डर ये पक्का करता है कि कंपनियां इन्हें गंभीरता से लें। ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर पर बहुत जोर है। चाहे वो सर्कुलर जारी करना हो, क्रेडिट रेटिंग लेनी हो या रजिस्ट्रार को जानकारी देनी हो, और वो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट जैसी व्यवस्थाएं वो जमाकर्ताओं को एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट देती हैं। आज की इस बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि कंपनी और उनके मैनेजमेंट के लिए इन नियमों की पूरी जानकारी रखना और उनका सख्ती से पालन करना कितना ज्यादा जरूरी है, ताकि वे किसी कानूनी मुश्किल में ना फंसें और अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बनाए रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। क्या ये सख्त नियम, खासकर ये भारी जुर्माने और सजा के प्रावधान, कहीं छोटी या मीडियम साइज की कंपनियों के लिए पैसा जुटाना जरूरत से ज्यादा मुश्किल तो नहीं बना देते? भले ही उनका इरादा सही हो, लेकिन नियमों की ये कॉम्प्लेक्सिटी उनके रास्ते में एक रुकावट बन सकती है। ये हमेशा एक चुनौती रहती है, रेगुलेशन के जरिए सुरक्षा देना और साथ ही बिजनेस करने में आसानी लाना। इस बैलेंस पर हमेशा गौर करने की जरूरत है।